हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, पॉलिटी की क्लास में हम आज फिर नया टॉपिक लेकर आए हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो राज्य न्यायपालिका से है, स्टेट जुडिशरी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ भी मतलब राज्य न्यायपालिका में भी दो तरह के आपको देखने के मिलेंगे, एक उच्च न्यायालय और एक जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है दोस्तों। तो आज हम जो देखेंगे वो है उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक है राज्य न्यायपालिका में द हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों। और जो हाई कोर्ट है भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 2 से 14 से 2 से 31 तक है। ठीक है। इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों। और इसमें याद रहे कि अनुच्छेद 232 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया है, निर्देशित किया गया है। ठीक है दोस्तों। और किसी भी राज्य के भीतर न्यायपालिका के जो शीर्ष पर स्थित है न्यायालय को ही उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रश्न ही अनुच्छेद से संबंधित है कि उच्च न्यायालय जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ठीक है दोस्तों। तो ये पूछा है कि भारतीय जो संविधान है उसमें उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है, प्रावधान है, शक्तियाँ हैं, जो भी उसके कार्य हैं, कार्य क्षेत्र हैं, वे किन किन अनुच्छेदों में है, कहाँ से और कहाँ तक है। ठीक है दोस्तों। तो 214 से 231 तक है। ठीक है दोस्तों। तो उसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 214 से 231 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय भारत संविधान के किस भाग में है। ठीक है दोस्तों। तो उच्च न्यायालय भारत संविधान के किस भाग में है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे भाग पूछा है यहाँ पर। ठीक है। अनुच्छेद तो बता दिया हमने पहला प्रश्न में, अब भाग है। तो दोस्तों कौन से भाग में है, भाग 6 में। ठीक है दोस्तों, भाग 6 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के किस अनुच्छेद द्वारा अतिरिक्त न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अतिरिक्त न्यायाधीश की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भारत के किस अनुच्छेद द्वारा अतिरिक्त न्यायाधीश या कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दो न्यायाधीश की बात हुई है, एक तो अतिरिक्त न्यायाधीश की, ठीक है दोस्तों, और दूसरा है कार्यवाहक। ठीक है दोस्तों, कार्यवाहक न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश की। ठीक है। ये पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, ठीक है, वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसके द्वारा इन दो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, एक तो अतिरिक्त न्यायाधीश और एक कार्यवाहक न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 224 है। ठीक है, 224 ये हमारा सही उत्तर है। अनुच्छेद 224 के तहत अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है। और ये कब की जाएगी, जब आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीश तथा कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है दोस्तों। और एक बात और यहाँ पर ध्यान दे लें कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों। मतलब के कहने का ये है कि संविधान में कोई ऐसा लिखित नहीं है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों। ये राष्ट्रपति के विवेक पर है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के विवेक पर है कि कितनी संख्या होगी उच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के, ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। अब ये पूछा है कि उच्च न्यायालय की संख्या कितनी हो सकती है संविधान के अनुसार। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर लिखा है 50, 100, 150। तो अभी हमने पहले ही बताया है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो उसका उत्तर डी हो जाएगा, कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों। ये राष्ट्रपति के विवेक पर है, राष्ट्रपति की इच्छा है वो कितनी भी रख सकता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन हाँ, उसे ये ध्यान में रखना होगा जिससे लोगों की समस्या, कोई कार्य पेंडिंग ना हो। ठीक है, समय से न्याय मिलता रहे, जितनी भी पेंडिंग केस है सब निपटते रहे। ठीक है, उसी हिसाब से रखना होगा। ठीक है। लेकिन ये
संविधान में नहीं है, ठीक है, कितने होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों, 25, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा देख लें, और ये जो 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में राज्यों तथा राज्य क्षेत्र के मिला के है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि राज्य कितने हैं? 28, और राज्य क्षेत्र का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो उन सबको मिलाकर 25 उच्च न्यायालय, ठीक है। और जो 25वां जो उच्च न्यायालय है वो लास्ट का सबसे, वो तेलंगाना का है, हैदराबाद में, ठीक है। और इससे पहले का आंध्र प्रदेश का था तेलंगाना, ठीक है। एक ही न्यायालय था दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे ही जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय है, ठीक है दोस्तों। मतलब ऐसे कितने उच्च न्यायालय पूछा है, ठीक है दोस्तों, काली से कर लेंगे इसे। ऐसे कितने उच्च न्यायालय है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। मतलब ये पूछा है कि उच्च न्यायालय एक ही है, लेकिन वे ऐसे कितने हैं जो 1 से अधिक राज्यों के हैं, या 2 राज्यों के हैं, या 2 से ज़्यादा के हैं, ठीक है। उनमें 2 राज्यों में चाहे केंद्र शासित प्रदेश भी हों, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे 7 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है दोस्तों, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकारता रखते हैं, मतलब हैं, ठीक है दोस्तों। अब उनमें यदि मैं बताऊं तो उनमें एक है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कोहिमा, आइजोल और ईटानगर खंडपीठ, ठीक है दोस्तों, ये 3 तो खंडपीठ है। और राज्य कितने आएंगे इसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय में? इसमें आएंगे 4, ठीक है दोस्तों। अब 4 कौन कौन से हैं? असम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नागालैंड हो गया, मिजोरम होगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इनकी राजधानियों में खंडपीठ है, ठीक है। अगला है पंजाब, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता ही है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ठीक है, ये चंडीगढ़ में है। और ये पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, ठीक है, क्योंकि पंजाब राज्य है, ठीक है, और पंजाब से ही कट कर बना है हरियाणा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी राज्य है, और इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इन तीनों का भी एक ही उच्च न्यायालय है, वो है चंडीगढ़ में, ठीक है। इसके बाद तीसरे पे है दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय, ठीक है। अब मुंबई उच्च न्यायालय में एक तो महाराष्ट्र, गोवा और दादर और नगर हवेली, दमन दीव, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नंबर 4 पर है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, ठीक है। जम्मू कश्मीर होगा खुद, और एक लद्दाख हो गया, ठीक है। और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। 5वें पे हो गया कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक है, और मुख्य पीठ भी यहीं है। और इसमें पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 6 हो गया नंबर 6, यहाँ लिख लेंगे। नंबर 6 पे केरल उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। इसकी मुख्य पीठ कोचीन में है, और केरल और लक्षद्वीप का इकट्ठा है, ठीक है, उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय 7वें नंबर पर है दोस्तों, 7वें नंबर पर मद्रास उच्च न्यायालय, और इसकी जो मुख्य पीठ है वो चेन्नई में है। और तमिलनाडु और पौंडीचेरी इसके दोनों का ये उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 हमारा जो उत्तर है 7 ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे 7 उच्च न्यायालय है जिनके 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। और एक बात और ध्यान करनी है, राज्य क्षेत्रों में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय है, ठीक है दोस्तों। बाकी जितने भी शेष राज्य क्षेत्र अपने निकटवर्ती उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, ठीक है दोस्तों। उनके आसपास के जितने भी जो राज्य हैं उसमें ही उनके उच्च न्यायालय जुड़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायाधीशों की अर्हता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है दोस्तों। देखिए न्यायाधीशों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अर्हताएँ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद में है, ठीक है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद है 217(2), ठीक है दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 217 क्लोज 2 के अनुसार वह व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है जो भारत का नागरिक हो
और भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, ठीक है, या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में उसने अधिवक्ता का कार्य किया हो, ठीक है दोस्तों, तो वो न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसे पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने बताया भी, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का अधिवक्ता रहा हो, ठीक है दोस्तों। तो जिसको भी मतलब न्यायाधीश बनना है वकील को, ठीक है दोस्तों, तो वो कम से कम 10 वर्षों तक, ठीक है दोस्तों, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, या तो वो किसी न्यायिक पद पर 10 साल तक रहा हो, ठीक है, या कम से कम 10 वर्षों तक वो किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो, ठीक है दोस्तों। चलिए वही न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है दोस्तों। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। देखिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, सर्वोच्च न्यायालय, तब उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो यहाँ भी इसकी नियुक्ति कौन करेगा, यहाँ भी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। और ये 217 के अनुच्छेद 217 अनुच्छेद के तहत करेंगे, ठीक है दोस्तों, 217, ठीक है, अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब उनकी क्वालिफिकेशन भी हम आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति किन के परामर्श के पश्चात करता है, ठीक है दोस्तों। अब राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है दोस्तों, किन के परामर्श के बाद, ठीक है, परामर्श के पश्चात करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रश्न ध्यान से समझना दोस्तों ये। अब देखिए अनुच्छेद 217 के अनुसार, ठीक है, 217, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति कब करता है, वो पहले परामर्श करता है, उसके बाद ही करता है, ठीक है दोस्तों। अब वो किन से परामर्श करता है, तो ऑप्शन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी करता है परामर्श, संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी करता है, मतलब जिस राज्य के उच्च न्यायालय में नियुक्ति करनी है, ठीक है दोस्तों। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी करता है, जिस राज्य के उच्च न्यायालय में नियुक्ति करनी है, ठीक है दोस्तों। ये उस कंडीशन में है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तब है ये जब और न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, ठीक है दोस्तों। जब मुख्य न्यायाधीश की करनी है तब इसका थोड़े वो लेंगे, तब इसका थोड़ा परामर्श लिया जाएगा, ठीक है। फिर तो पहले इन दोनों का लिया जाएगा फिर तो, ठीक है। तो ये और न्यायाधीशों के संबंध में है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना सी वाला ऑप्शन, ठीक है। बाकी इस प्रश्न के हिसाब से कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति किन के परामर्श के पश्चात करता है, बाद करता है, ठीक है दोस्तों। तो पहले इन तीनों का वो परामर्श लेगा, ठीक है, इन परामर्श के बाद ही वो न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी, जिस राज्य के उच्च न्यायालय में नियुक्ति करनी है, और उस राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उससे भी परामर्श लेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है उस राज्य में तो वो इन दोनों का फिर परामर्श लेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हाँ, यदि मैं आपको बता दूँ, जो सामान्य कंडीशन है, ठीक है दोस्तों, जो नवनिर्मित रीति है उसके अनुसार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना इस बात पे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, तथा 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों का मंडल करता है, ठीक है दोस्तों, 2 वरिष्ठों का मंडल, ठीक है। जैसे एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए और उसके 2 अलग से ही वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं कोलिजियम, ठीक है, उस मंडल को। और राष्ट्रपति अहम समिति के द्वारा ही उसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। ये वर्तमान में जो चल रहा है, लेकिन संविधान के हिसाब से इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अपने कब तक रह सकते हैं,
तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 217 में कोई न्यायाधीश तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक वह 62 साल का नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, 62 साल का नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट में 65 साल, ध्यान रखना है। ठीक है, 65 साल। देखिए हाई कोर्ट में 62 साल और उच्चतम न्यायालय में 62 साल। ठीक है, ये अनुच्छेद 217 के तहत है। ठीक है, और यदि कोई इससे पहले भी अपना त्याग पत्र देना चाहता है राष्ट्रपति को भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित पदाधिकारी करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु निर्धारित कर रहे हैं वे तो संसद द्वारा होती है, जो संसद के अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी। ठीक है, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण कर रहा है वो भारत के मुख्य जो न्यायाधीश होंगे उसकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का ही अंतिम निर्णय होगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी हमने पहले बता दिया संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि से संबंधित कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उच्च न्यायालय में कैसे होगा, उच्च न्यायालय में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनका जो कार्यकाल है उस पर मोहर लगेगी, मतलब ठीक है, अंतिम निर्णय होगा, कार्यकाल निर्धारित होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे 62 साल तक होगा, 62 साल से ऊपर कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि ये 217 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले भी बता दिया, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है दोस्तों, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र कौन करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका स्थानांतरण कौन करता है, ट्रांसफ़र ऑफ जस्टिस। ठीक है, या जज। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ जज कौन करता है, इनका ट्रांसफ़र उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। तो दोस्तों इनका जो ट्रांसफ़र करते हैं वे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफ़र कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अब ध्यान देना है यहाँ पर, ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, चल देखिए अब अनुच्छेद 222। ठीक है, 222। ठीक है, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 322। ठीक है, मतलब यहाँ 222। ठीक, तो 22 का मतलब 2, जैसे कहते हैं 2 का मतलब से, तो कह देते हैं ना कि जैसे किसी का ट्रांसफ़र हुआ मुंबई टू यूपी, तो 2 याद रखना, 2 मुंबई टू यूपी, मतलब मुंबई से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, किसका, न्यायाधीश का, तो 2 इसमें 2 है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और बस यही है कि अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ सलाह किसकी लेगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, उससे भी विचार विमर्श करेगा और उसके बाद ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र कहाँ करेगा, या तो कहीं जगह होगी, ठीक है दोस्तों, जहाँ भी खाली जगह होगी वहाँ कर देगा। ठीक है, जहाँ भी ज़रूरत होगी, या किसी ने डिमांड भेजी होगी किसी भी मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के, स्टेट के, ठीक है, तो वहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रपति न्यायाधीश का ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफ़र करने की पावर किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, राज्यपाल भी है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी है और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी है। ठीक है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर राष्ट्रपति लगाना है। और आपको ये याद रखना है 2 तो मतलब कि ट्रांसफ़र ही हो रहा है, टी से ट्रांसफ़र भी है, 2 से मतलब से, कि किसी का उत्तराखंड से यूपी में हो गया है, तो यूके टू यूपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आईएएस पैटर्न का, जो आईएएस का होता है, ठीक है, आईएएस प्री में होता है, जो पर्सन आते हैं, ठीक है, आईएएस प्री में और पीसीएस प्री में भी इस तरह के पर्सन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पर्सन क्या है, न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब विचार क्या करना है, चलिए न्यायाधीशों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे इसको।
न्यायाधीशों से संबंधित राष्ट्रपतीय संदर्भ है, ठीक है, राष्ट्रपति के संदर्भ है 1988 के अनुसार, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि जो 100 जो है ना संदर्भ है, मतलब रेफरेंस है दोस्तों 1900, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ये गलती, राष्ट्रपति संदर्भ है में 1998 है, ठीक है। 1998 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित परामर्श करेगा, ठीक है। अब परामर्श किन से करेगा? ट्रांसफ़र के संबंध में, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठ, यहाँ पर वरिष्ठ था, ठीक है दोस्तों, ये वरिष्ठ था, वरिष्ठ, ठीक है, वरिष्ठतम लिख देंगे, वरिष्ठतम, ठीक है। तो ये हो गया वरिष्ठतम, ठीक है, न्यायाधीश के मंडल से, मतलब कॉलेजियम, ठीक है, समझ रहे हैं ना। दूसरा है, आगे देखिए, दूसरा बी है, जिस उच्चतम न्यायालय से न्यायाधीश का ट्रांसफ़र करना है उसे मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है दोस्तों। अब जहाँ से जिस भी उसमें करना है, ठीक है दोस्तों, जहाँ भी उच्च न्यायालय में करना है ट्रांसफ़र, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उच्चतम आ रहा है, गलत है, उच्च न्यायालय में करना है ना, क्योंकि उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं ना। तो जिस उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का ट्रांसफ़र करना है, जो उसका मुख्य न्यायाधीश है उससे, ठीक है। तीसरा, उसने आदेश को जो उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है उसे मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब कि न्यायाधीश को जिस, ठीक है, ध्यान से समझना, न्यायाधीश को जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है उसके मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है। न्यायाधीश को, यहाँ पर गलती टाइप हो गया है, ये न्यायाधीश है रहा, ठीक है, न्यायाधीश को यहाँ पर है जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है उस मुख्य न्यायाधीश से। चलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, न्यायाधीशों से संबंधित जो राष्ट्रपति संदर्भ है, ठीक है दोस्तों, 1998 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श किन से करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए था हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायालयों के मंडल से, ठीक है। दूसरा था हमारा जिस उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है उसके मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब जिस उच्च न्यायालय से किसी भी न्यायाधीश का ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और अगला तीसरा है, न्यायाधीश को जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना है, ठीक है, उसके मुख्य न्यायाधीश थे। मतलब अब सीधा मैं समझा रहा हूँ, देखिए, एक कॉलेजियम सिस्टम होगा, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के और 4 उसके वरिष्ठतम उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन था। दूसरा, जहाँ से ट्रांसफ़र करना है, जिस उच्च न्यायालय से और जिस उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन दोनों के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ेगा, ठीक है, इन तीनों से परामर्श करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे भी देखते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, चलिए देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद निम्न में से किन तरीकों से रिक्त हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका पद भी रिक्त होगा, तो किन तरीक़ों से रिक्त हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। ए, 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। बी, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर। सी, किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर देने पर, ठीक है। और डी, कदाचार या असमर्थता का दोषी पाए जाने पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो पद की रिक्ति कैसे भरी जाएगी, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद निम्न तरीकों से रिक्त हो सकता है, ठीक है। अब ये इन्होंने बता दिया कि 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तो खाली हो ही जाएगा, क्योंकि जब उसकी 62 वर्ष पूरी हो जाएगी न्यायाधीश की तो सेवानिवृत्त हो जाएगा, पहली कंडीशन है, बिल्कुल सही है। दूसरी, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर, बिल्कुल सही है, वो अपना त्यागपत्र पहले भी दे सके 62 साल से। अच्छा, किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर देने पर, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि यदि किसी का ट्रांसफ़र कर दिया एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, तो जिसमें से ट्रांसफ़र करा तो उसकी जगह खाली होगी, वो तो दूसरे में चलेगा, ठीक है। चौथे में देखते हैं, कदाचार या असमर्थता का दोषी पाए जाने पर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसके सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ई सही होगा, ठीक है, सभी, ठीक है।
तो ये भी IAS पैटर्न का सवाल है, PCS का भी है, और वैसे तो ये हर एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः नवनिर्मित रीति के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पहले बताया था कि कितने न्यायाधीशों के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले आपको करा दिया है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है दोस्तों, प्लस 2 होते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, तो ये हो जाते हैं टोटल 3। ठीक है, और ये बन जाता है मंडल, मतलब कॉलेजियम। ठीक है दोस्तों, तो जो सामान्यतः नवनिर्मित रीति है उसके अनुसार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये हो गए 1 प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, इन तीनों का एक मंडल होगा। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति सहमति के द्वारा सलाह के अनुसार नियुक्ति कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो है 3। ठीक है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के द्वारा होगी। ठीक है, यदि इसमें आता प्रश्न ये कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीश के द्वारा, तो तब होता ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, तो अन्य यदि क्वेश्चन ऐसा है कि वरिष्ठतम अधिकारियों के अतिरिक्त, ठीक है, तब आता 1 कौन, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश है रहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात आ गई है कार्यकारी न्यायाधीश की। ठीक है, और वो भी कैसा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित और वो भी कार्यकारी। ठीक है दोस्तों, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात आ गई है, तो चलिए देखते हैं। ऐसे ये पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में, ठीक है, मानने के बाद कोई पद खाली है मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है, कंडीशन है कि उच्च, जैसे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय मान लेते हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है। ठीक है दोस्तों, तो तब क्या करेंगे राष्ट्रपति जी, ठीक है, तो तब में क्या करेंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, अब में ये जो नियुक्ति करेंगे वो किस अनुच्छेद के द्वारा करेंगे संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो यही पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा होगी, तो वो होगी 223 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, 223 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में, ठीक है, और उसकी कुछ कंडीशन होगी, उन कंडीशन के बेस पर वो नियुक्ति कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब में क्या क्या बेस होंगे वो हम अगले प्रश्न में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखना, 2 2 3, ठीक है, 4 नहीं होते हैं, 2 2 3 होते हैं, क्योंकि 2 2 4 तो तब होते यदि मुख्य न्यायाधीश ही मैन होता। ठीक है, यहाँ पर कार्यकारी आ रहा है। ठीक है, तो 2 2 3 हो गए। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 शब्द हो गए, ऐसे करना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में किन परिस्थितियों में मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न आ गया है कि में कौन सी परिस्थिति है जब मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़ती है राष्ट्रपति ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश के किसी भी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के पालन की असमर्थता पर। ठीक है दोस्तों, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश के अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने पर, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो डी है ऑप्शन ये सभी है। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से अनुपस्थित होते हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों, तो तब भी क्या होगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का कार्य कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा, तो इसी कारण क्या करना पड़ेगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़ेगी। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, रिक्त है, तब भी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और यदि मुख्य न्यायाधीश के किसी भी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के पालन की असमर्थता पर यह दिख रहा है कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है, तो तब भी क्या होगा, मुख्य कार्यकारी
जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति होगी, और 21 अनुच्छेद के तहत होगी 223, ठीक है। 223 का मतलब है 223, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। अब बात हो रही थी मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की, ठीक है। अब है अन्य न्यायाधीशों की, यहाँ पर है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की, ठीक है दोस्तों, नियुक्ति की। पहले मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही थी, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा। अब बात हो रही है अन्य न्यायाधीशों की, ठीक है, जो अन्य न्यायाधीश कार्यकारी होंगे और अपर होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका है 224, ठीक है दोस्तों। 224 के तहत ये होगा, ठीक है। 23 में किसकी बात है? 223 में मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। और 224 में संविधान के अनुच्छेद 224 में अपर, जिसे एडिशनल बोलते हैं, और कार्यकारी को एक्टिंग, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। और इनकी भी, इन ऐसे भी न्यायाधीशों की नियुक्ति जब करते हैं, इनकी भी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो इनकी सिचुएशन को भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो है 224, ठीक है। अब इनकी सिचुएशन देखेंगे कि ऐसी क्या कंडीशन है जो इनकी नियुक्ति करनी पड़ती है अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की, ठीक है। चलिए, और ये 224 के तहत राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, छोटा कर लेते हैं इसे, अब सही है। चलिए पढ़ते हैं। किन परिस्थितियों द्वारा अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। अब में कौन सी कंडीशन है? एक तो अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की, ठीक है। अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किन परिस्थितियों में की जा सकती है? चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्यवृत्ति होने पर, ठीक। दूसरा है बहुत ज़्यादा कार्य बनाया होने पर। बनाया का मतलब यहाँ पर ये वो हो गया है, बकाया है, ठीक है। बकाया मतलब पेंडिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिख देंगे बकाया, बकाया मतलब पेंडिंग, मतलब यह बहुत ज़्यादा कार्य पेंडिंग होने पर या बकाया होने पर। तीसरा है राष्ट्रपति के समाधान होने पर कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। अब ये राष्ट्रपति सोच रहे हैं कि संख्या बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से 3 कंडीशन है। पहली कि उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य में वृद्धि होगी, ठीक है। उच्च न्यायालय में कार्य बढ़ गया तब ये नियुक्ति कर सकते हैं। दूसरी, बहुत ज़्यादा कार्य पेंडिंग है, ठीक है। एक तो है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया अचानक ही, ठीक है। दूसरा ये है कि काम पहले से पेंडिंग पड़ा, काम ही नहीं बढ़ रहा, तब कर सके। या तीसरा ऐसा है कि अब जब ये होगा कि अभी काम भी बढ़ रहा, पेंडिंग पड़ा काम, ठीक है, या न्यायाधीश ही कम है, तो जब वो देख लेगा राष्ट्रपति न्यायाधीश कम है, तो वो क्या करेगा? अपने विवेक से और सलाह से मुख्य न्यायाधीश की क्या करेगा? संख्या बढ़ाएगा, ठीक है। किनकी? न्यायाधीशों की। और वो कैसे? अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करके, ठीक है दोस्तों। तो ये संविधान के अनुच्छेद 224 में है, ठीक है। और हाँ, जो ये, चलिए हम आगे बता देंगे, जो इनकी नियुक्ति होगी ना वो 2 साल के लिए होगी, ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए होगी, ठीक है। मतलब ऐसी जो नियुक्तियाँ हैं वह 2 वर्ष के लिए होती है। और हाँ, 62 वर्ष यदि हो गई है तब तो रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि 2 वर्ष ही होंगे। यदि कोई 61 साल का है ना, 61 साल का है, और तो उसका 1 ही वर्ष होगा बस। ये नहीं है कि 2 साल के लिए नियुक्ति हो रही है, 2 साल वो 63 तक रहेगा, वो फिर भी 62 तक ही रहेगा, वो 1 साल ही रहेगा। लेकिन हाँ, यदि कोई है 55 साल का तो 2 वर्ष के लिए रहेगा, वो 57 तक रिटायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कंडीशन है। लेकिन हाँ, यदि चाहे तो उसका कार्यकाल बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रश्न आ गया है, कितने वर्षों के लिए होती है इनकी नियुक्ति। तो ये 2 वर्षों के लिए होती है, लेकिन 62 साल से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। 62 वर्ष से ऊपर नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। ये मैंने समझा दिया है 62 वर्ष का फार्मूला क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस अनुच्छेद द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ठीक है दोस्तों। देखिए पहले मुख्य न्यायाधीश की हुई नियुक्ति जो कार्यकारी होगा, उसके बाद अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की बात हुई। अब हो रही है जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी पूरी 62 साल की उम्र हो चुकी है, उससे ज़्यादा हो चुकी है, वे रिटायर हो चुके हैं, अब उनकी भी नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। अब वो उनकी नियुक्ति हो सकती है तो वो किसके तहत हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें क्या बोलते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज, ठीक है, मतलब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 224 क्या है या ए में ये प्रावधान है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, भूतपूर्व जो मतलब पूर्व जो रिटायर हो गए न्यायाधीशों को न्यायाधीश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का क्या हो अनुरोध किया जा सकता है। मतलब उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि काम ज़्यादा है, न्यायाधीश कम है, कार्य ज़्यादा है, आप यहाँ आए और कार्य करिए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भी मतलब कुछ कंडीशन है दोस्तों, वो अगले पर्सन में देखेंगे हम। तो इसमें सिर्फ अनुच्छेद कौन सा था दोस्तों, तो वह है 224A। ठीक है, जिसके तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। अब हम कंडीशन देखते हैं, किन कंडीशन के कारण इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पर्सन। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इनके नियुक्ति के संदर्भ में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ऑप्शन ए देखते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सहमति होनी चाहिए। मतलब जिसकी हम नियुक्ति करना चाहते हैं रिटायर्ड जज की, उसकी इच्छा होनी चाहिए बनने की, नियुक्ति करवाने की, उसकी सहमति होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ऑप्शन बी, उससे वही वेतन में भत्ते प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करेगा। मतलब राष्ट्रपति जितने उसे वेतन देगा वही उसे लेना पड़ेगा। ठीक है, उसकी मर्जी नहीं चलेगी कि मुझे इतना वेतन दो या उनके बराबर दो जितने अभी ले रहे हैं, जो कार्यरत हैं, सेवारत हैं जो अभी। ठीक है, तो उसके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा, अन्य न्यायाधीशों की तरह शक्तियाँ, अधिकारिता और विशेष अधिकार उपलब्ध होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्या होंगे, जो शेष न्यायाधीश है जैसी शक्तियाँ, अधिकार और विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त होंगे। ठीक है, परंतु ये तकनीकी तौर पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, टेक्निकल रूप में। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, यदि यही आ जाए प्रश्न में कि तकनीकल तौर पर क्या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाएगा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो नहीं माना जाएगा। तो ये इसकी 3 कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी सही है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय है। ठीक है, और देश में सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता का प्रदान की गई है। ठीक है, रिट अधिकारिता है दोस्तों, ये गलती हो गई यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो रिट अधिकारिता, ये ध्यान रखना, अधिकारिता अधिकारिता। ठीक है दोस्तों, अधिकारिता, तो यह संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को रिट ऐसे अधिकारिता प्रदान की गई है। ठीक है, अधिकारिता प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये पूछा है कि कौन से अनुच्छेद द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, 226 के तहत। ठीक है, 226 के तहत, इसे ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और उच्च न्यायालय किसी भी जो भी उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं या अधिकरण हैं या राज्य किसी भी प्राधिकरण को ऐसी रिट आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर, परिवर्तन के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, वो किसी रिट जारी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब हाँ और बता दें, देखिए जो संविधान है हमारा उसमें मूल अधिकार 132 आता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ है 226। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32, केवल 32। ठीक है, जो अम्बेडकर ने संविधान की आत्महृदय कहा है अनुच्छेद 32। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो 32 में है सर्वोच्च न्यायालय के लिए और उच्च न्यायालय के लिए 226। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या है, चलिए अंतर देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 226 है उच्च न्यायालय में, ये राज्य की सीमा के भीतर है। ठीक है, अच्छा, और जो सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 है वो पूरे देश में है। ठीक है दोस्तों, अब अन्य प्रयोजनों के लिए भी 226 हो सकता है। ठीक है, अन्य प्रयोजनों के लिए भी मतलब रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय में केवल मूलाधिकार से संबंधित। ठीक है दोस्तों, और जो अनुच्छेद 226 है ये एक उपचार मूलाधिकार नहीं है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का 32 अनुच्छेद जो अंतर्गत जाता है वो एक मूलाधिकार है। ठीक है, स्वयं में की क्या है, राइट्स है, वो मूलाधिकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है,
आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता किस संहिता से निर्धारित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा है कि आपराधिक मामलों में, ठीक है, उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता किस संहिता से निर्धारित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या उत्तर ये है सही। ठीक है, अब देखिए अपीलीय अधिकारिता, ठीक है, मतलब उच्च न्यायालय मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपीलें क्या करें, सुने। ठीक है, अच्छा, जो आपराधिक मामले हैं उनमें उच्च न्यायालय की जो अपीलीय अधिकारिता है सभी की सभी किस तरह निर्धारित होंगी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय को अभिलेख का दर्जा किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है। ठीक है, मतलब अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभिलेखीय न्यायालय। ठीक है, तो दोस्तों इसे देखेंगे हम, अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति भी प्राप्त है इसे। तो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा है कि उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद द्वारा अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, देखिए अभिलेखीय न्यायालय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और वह अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति रखता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, और उच्च न्यायालय के सभी निर्णय कार्रवाई आदि को मतलब सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, ताकि भविष्य में कोई भी प्रूफ दे सके, उदाहरण दे सके, कोई केस उससे संबंधित रहो उन्हें, हाँ ये पहले ऐसा ये मामला था, क्योंकि एविडेंस रहेगा तो उसे दिखा सके। इंटरनल मेमोरी शाश्वत स्मृति। ठीक है, तो दोस्तों ये 215 अनुच्छेद के तहत, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार, ठीक है, 235 के अनुसार 19 उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर अधिनियम पर नियंत्रण करने की निम्न शक्तियाँ प्राप्त है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक गलती हो रहा है, ये मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर ये है, अब हम दोबारा पढ़ेंगे इसे। संविधान के अनुच्छेद कौन सा 235, ठीक है दोस्तों, के अनुसार उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर अधिनियम पर, ठीक है दोस्तों, अधिनियम पर, ये भी गलती हो रहा है यहाँ पर, अधिनियम नहीं है यहाँ पर, ये है अधीनस्थ। ठीक है दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालयों पर, ठीक है, राज्य क्षेत्र के भीतर, ये है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे नीचे, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, न्यायालयों पर नियंत्रण करने की निम्न शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, मतलब कहने का यही है इस प्रश्न में कि जो उच्च न्यायालय है अपने राज्य के क्षेत्र के भीतर जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, मानने की बात है, जैसे जिलों में होते हैं ना, प्रत्येक जिलों में, ठीक है, तो क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 235 के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना बिल्कुल सही है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण बिल्कुल चाहिए, न्यायाधीशों की पदोन्नति या निलंबन आदेश ये भी सही है, न्यायाधीशों की वरिष्ठ कर्म करने या सेवानिवृत्ति की सिफारिश करना। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन ई है यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सभी सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखिए एक बार और सुन लिए। संविधान के अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्र के भीतर जितने भी स्थित अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक है, जैसे हर जिले में होते हैं, तो उन पर नियंत्रण की जो शक्तियाँ प्राप्त है, उनमें क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा था प्रश्न में। तो उन्हें न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना, ठीक है, कि हाँ इस न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है, या इस वकील की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है, या इस वकील का ट्रांसफ़र होना चाहिए, उनकी पदोन्नति होनी चाहिए, निलंबन होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो लास्ट है, न्यायाधीश की वरिष्ठता कम करने, वरिष्ठता भी कम करने लिखा है ना, वरिष्ठ, यहाँ वरिष्ठता है, कम करने या सेवानिवृत्ति की सिफारिश, या किसी को रिटायर करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी शक्तियाँ हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना ऐसे। चलिए, किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती? ठीक है दोस्तों, तो किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती है दोस्तों? और ये इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर है दोस्तों 121। ठीक है, 100 संविधान के अनुच्छेद 121 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर उनके कार्य के संबंध में, उनके आचरण पर कोई भी संसद में बहस नहीं की जा सकती। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कार्यपालिका हस्तक्षेप स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मतलब स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, बताया था ना, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो उसी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करता है? ठीक है दोस्तों, देखिए किस अनुच्छेद के द्वारा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसमें उच्च न्यायालय में अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, तो वो करता है दोस्तों 2 से 29। ठीक है, 2 से 29 संविधान के 229 अनुच्छेद के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति प्राप्त है कि वह उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाई गई है? ठीक है दोस्तों, देखिए मतलब संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जब कोई रिटायर हो जाता है और उसके बाद वो वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है, उस पर रोक लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो वो अनुच्छेद है दोस्तों 220 के तहत सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाई गई है। ठीक है, 2 से 20। ठीक है दोस्तों, 2 से 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत अवमानना पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है दोस्तों, तो यह है 2 से 15। ठीक है दोस्तों, 2 से 15 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करते हुए अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय कौन सा बना? ठीक है दोस्तों, तो भारत में जो उच्च न्यायालय सबसे पहले बना वो बना कोलकाता, मुंबई और मद्रास। ठीक है, तीनों एक साथ बने। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, ये तीनों के तीनों 1862 में बने। ठीक है दोस्तों, 1862 ईस्वी में बने। ठीक है दोस्तों, और इसका जो न्यायालय का स्थान है कोलकाता में है, कोलकाता का, और बम्बई का, इसका नाम मुंबई नहीं था दोस्तों, बम्बई था। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बम्बई। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, बम्बई। ठीक है, अब तो मुंबई है। ठीक है, और इसका मद्रास। ठीक है, ये तीनों के तीनों की स्थापना 1862 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों में से कोई पहला आए तो तब इनों में से कोई सा भी होगा। ठीक है, यदि 2 आ जाए, मुंबई आ जाए और कोलकाता आ जाए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी ये भी आ जाए और एक और आ जाए। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले आपको कोलकाता पर लगाना होगा। ठीक है, यदि अलग अलग बताने, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन सभी का सही है। ठीक है, ये तीनों के तीनों यही हैं सबसे पहले। ठीक है, लेकिन यदि एक को बताना हो तो आप कोलकाता को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्थापित हुआ था 1866 में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1866 में, और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये प्रयागराज में है, इसका स्थान अब बदल गया प्रयागराज नाम, और जो इसकी एक खंडपीठ है वो लखनऊ में है। ठीक है दोस्तों, और इसमें 160 न्यायाधीशों की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं, उच्च न्यायालय किस सूची का विषय है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय संघ सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय संघ सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन देता है? ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन देती है केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, संघ सूची का विषय है, इसीलिए केंद्र सरकार इनकी क्या देती है?
न्यायाधीशों का वेतन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है यहाँ पर। कभी आप ये सोचे कि ये तो उत्तर प्रदेश का न्यायाधीश है तो उत्तर प्रदेश सरकारी न्यायाधीश की सैलरी देगी, नहीं। सैलरी सरकार, केंद्र सरकार देगी और पेंशन राज्य सरकार देगी, जिस राज्य का वो न्यायाधीश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, फिर समझ जाएंगे आप। ये अंतिम और आखिरी प्रश्न है और इसको ध्यान से समझ लिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन कौन देता है? ठीक है दोस्तों, देखिए सैलरी कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। पेंशन कौन देगा? राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जब सैलरी केंद्र सरकार दे रहे है तो राज्य सरकार को क्यों दे रही है पेंशन? केंद्र सरकार को ही देना चाहिए पेंशन भी। वो इसलिए क्योंकि जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायर हो जाएगा, ठीक है, तो वो ठीक है दोस्तों, जिस राज्य का वो उच्च न्यायालय था, उच्च न्यायालय का जिस राज्य का वो नागरिक था, ठीक है दोस्तों, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था, ठीक है, वहीं की राज्य सरकार उसे क्या देगी? पेंशन देगी। ठीक है दोस्तों, उसी राज्य की उसे पेंशन देगी। ठीक है, जिसमें वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन उच्च न्यायालय से संबंधित, हाई कोर्ट से संबंधित। ठीक है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और फिर मिलेंगे आगे। धन्यवाद, नमस्कार।